हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आपके हर एक एग्जाम के लिए हमने हिस्ट्री की एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है। ये जो सीरीज है ये 1000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है, जिसमें हम 1000 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये जो सीरीज है आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इस सीरीज के साथ और इस लेक्चर के साथ आप लगातार लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, यानी आपके एग्जाम में पूछे जाने की उनकी संभावना अधिक होगी। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब समस्या आती है दोस्तों आपके लिए पीडीएफ की। तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से आप इसका जो पीडीएफ है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टडीकर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? समकालीन का मतलब होता है दोस्तों उसी समय का। यानी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास कौन कौन सी सभ्यताएं थी, और इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि वह कौन सी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की नहीं थी। तो इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। जो मिस्र, मेसोपोटामिया और चाइना की सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की सभ्यता थी, यानी समकालीन सभ्यता थी सिंधु घाटी के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रीक की सभ्यता। चलिए अब हम एक एक करके सभी सभ्यताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों। और मिस्र की बात करें दोस्तों तो ये आजकल इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो जो मिस्र की सभ्यता है वो अफ्रीका महाद्वीप की जो सभ्यताएं हैं, प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उनमें से एक सभ्यता कौन है? मिस्र की सभ्यता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं जो हैं वो चार पार्ट में बटी हुई हैं: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ट्रिया। तो ये दोस्तों चार सभ्यताएं हैं जो कि दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। अगला है चाइना की सभ्यता। तो दोस्तों चाइना की सभ्यता या चीन की सभ्यता जो है वो हुआंगहो या चानजियांग नदियों के बीच विकसित की गई थी, और इस सभ्यता को विकसित करने का जो श्रेय है वो जाता है मंगोल जाति को। तो दोस्तों जो मंगोल जाति के लोग थे उन्होंने इस सभ्यता को जन्म दिया और इसका डेवलपमेंट भी किया। यूनान की सभ्यता किसे बोलते हैं? जो यूनान और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर जो सभ्यता विकसित हुई है उसे हम यूनान की सभ्यता बोलते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलने का एकमात्र कारण यह है कि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के बोलने का जो कारण है वो ये है कि जो इस सभ्यता में पहले स्थान पर या पहले नंबर खोजा गया जो शहर था वो था हड़प्पा, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसको बोला जाता है। अब ये सभ्यता कहां पर स्थित है? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत के पश्चिमी भाग में है और पाकिस्तान के पूर्वी भाग में है। यानी भारत के पश्चिमी और पाकिस्तान के पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता। और यह जो सभ्यता है मिस्र, मेसोपोटामिया और चाइना, इन सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों। यह जो सभ्यता है ये परिपक्व कब हुई थी? तो ये परिपक्व हुई थी 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका परिपक्वता का काल था। यानी ये पूरी तरह से विकसित जो सभ्यता थी ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आंसर होगा राजस्थान। यानी कालीबंगन नामक जो स्थान है वो राजस्थान में है, और कालीबंगन नामक जो स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है। तो दोस्तों कालीबंगन स्थान या इसे हम कालीबंगा भी बोलते हैं, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खुदाई की थी 1953 में वीवी लाल और वी के थापड़ ने। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा सभ्यता से पहले का जो टाइम है वो प्राक हड़प्पा कहलाता है। ठीक है। यह प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कालीबंगा नामक जो स्थान था ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, और ये जो चूड़ियां होती थी ये पत्थरों से बनी चूड़ियां होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है श्रेष्ठ या
कुलीन। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो दोस्तों आर्य वैदिक संस्कृति के निर्माता माने जाते हैं, यानी जो हमारे प्राचीन इतिहास में वैदिक संस्कृति आती है, जिस समय वेदों का शासन था या वेदों के अनुसार जो नियम कायदे कानून होते थे उसे हम वैदिक संस्कृति बोलते हैं। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता जो थे वो आर्य थे। आर्यों का इतिहास हमें वेदों से ज्ञात होता है, यानी दोस्तों जो आर्यों का इतिहास है ये हमें वेदों से प्राप्त होता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये अपने ज्ञान को सुन करके और दूसरी पीढ़ी को पहुंचाते थे। यानी दोस्तों ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये अपने ज्ञान को दूसरों को सुना करके नेक्स्ट पीढ़ी में उसको कन्वर्ट करते थे, यानी देते थे उनको। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? यानी पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो पीरियड है वो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है धर्मपाल। कौन था दोस्तों? धर्मपाल। यानी विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अब हम बात करते हैं ये विक्रम विश्वविद्यालय है कहां? तो दोस्तों ये बिहार प्रांत में है, यानी बिहार राज्य में है, और बिहार राज्य का जो भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर विक्रम विश्वविद्यालय स्थित है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय का काफी महत्व माना जाता है, और यह विश्वविद्यालय जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष माना जाता था। दोस्तों बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया था और इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किया था, और यहाँ पर न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। और दोस्तों बख्तियार खिलजी ने यहाँ का जो पुस्तकालय है वो जलाकर खाक कर दिया था। यहाँ पर इसके पुस्तकालय में आग लगवा दी थी। किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और आग किसने लगवाई थी? बख्तियार खिलजी ने 1203 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यानी वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में जो बौद्ध धर्म है वो नेपाल पहुंचा था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सम्राट अशोक। यानी अशोक के शासनकाल के दौरान जो है वो बौद्ध धर्म नेपाल गया था, ठीक है दोस्तों। अशोक की बात कर लेते हैं तो यह मौर्य साम्राज्य का शासक था, ठीक है। और इसके पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का क्या हो जाएगा? अशोक, ठीक है। तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का महान सम्राट था। इसे देवान प्रिय अशोक मौर्य के नाम से भी जाना जाता था। देवान प्रिय का मतलब होता है देवताओं को प्रिय, ठीक है दोस्तों। और इसका जो राजकाल है यानी इसके राज करने का जो समय है वो है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। सम्राट अशोक बिंदुसार और रानी धर्मा का पुत्र माना जाता है, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स कलिंग का युद्ध भी याद रखिएगा। कलिंग का जो युद्ध है वो इसी ने करवाया था, यानी इसी के समय कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग के युद्ध में ही इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। फिर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो दोस्तों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला भेजा था। कहां पर भेजा था दोस्तों? तक्षशिला, ठीक है। बात आई है बिंदुसार की, तो बिंदुसार के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और 297 से 98 ईसा पूर्व में शासक बना था, और 272 ईसा पूर्व तक राजकाज इसने किया है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। जो यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने इस बिंदुसार को अमित्रोचेट्स के नाम से जाना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कर्ण? तो इसका आंसर होगा मौर्य। दोस्तों जो मौर्य राजवंश है ये सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक है, ठीक है। तो जो गुप्त, कुषाण और कर्ण है ये बाद के राजवंश हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मौर्य, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहदत्त की सेना में सेनापति था। अब यहां पर आप कहानी ढंग से सुनेंगे दोस्तों। जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहदत्त, तो बृहदत्त का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके और किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व के लगभग, याद रखिएगा। और जो पुष्यमित्र शुंग है वो जन्म से ब्राह्मण था और कर्म से वह क्षत्रिय था। याद रखिएगा कि वह जो पुष्यमित्र शुंग था वह जन्म से ब्राह्मण था और कर्म से वह क्या था? क्षत्रिय था। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक राज्य किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? यानी वह कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कनिष्क। कौन बन गया था दोस्तों? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट जो है वो कनिष्क माना जाता है। इसकी जो मृत्यु है वो 151 ईस्वी में हुई थी। इसका जो शासनकाल है 127 ईस्वी से 140 से 51 ईस्वी तक लगभग रहा है। इसकी जो शासन की अवधि है वो 13 से 24 वर्षों तक रही है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी एग्जैक्ट इनकी डेट नहीं मिल पाती है क्योंकि प्राचीनतम इतिहास है और प्राचीनतम इतिहास में कई बार कंफ्यूजन बन जाती है। तो भारत में पहले सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में हुई थी जिसे कुषाणों ने बसवाया था। कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो समय था वो क्या माना जाता है? तो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या माना जाता है? तो इसका आंसर होगा राजपूत काल माना जाता है। क्या माना जाता है? वो राजपूत काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दाहिर। यानी दोस्तों 712 ईस्वी में सिंध पर जब अरबों ने आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर। चलिए अब हम अरबों के आक्रमण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटना मुस्लिमों का आक्रमण थी जिसमें सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ था, बाद में तुर्की आक्रमण हुआ। यानी पहले अरब आए फिर उसके बाद तुर्क आए। तो सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था और यह आक्रमण खलीफा उमर के समय हुआ था और यह जो आक्रमण था यह असफल आक्रमण रहा है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, यह भी अरब का था। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो दोस्तों जो ऐहोल प्रशस्ति है उसका रचयिता था, उसका क्रिएटर कौन था? रवि कीर्ति। तो ये चालुक्य शासक किस चालुक्य शासक के दरबार में ये कवि था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा पुलिकेशिन द्वितीय। यानी जो पुलिकेशिन द्वितीय है उसके शासन काल में रवि कीर्ति था और उसने ऐहोल प्रशस्ति को लिखा था। तो दोस्तों जो ऐहोल प्रशस्ति है ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, बादामी के निकट स्थित है और यह एक प्राचीन स्थान है। यह प्रशस्ति के रूप में संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है, यानी संस्कृत में लिखा गया है और इसके रचयिता हैं वो कौन है? जैन कवि रवि कीर्ति। ठीक है दोस्तों, तो पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन किया गया है इसमें। यानी जो प्रशस्ति लिखी गई है, प्रशस्ति का मतलब है कि पत्थर की बड़ी सी चट्टान और उस पर बड़ा सा लेख लिख देना। तो इस प्रशस्ति में दोस्तों पुलकेशिन जो द्वितीय था उसकी जो विजय थी, जो उसकी विक्ट्री थी, उनका वर्णन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? यानी चालुक्यों और पल्लवों के बीच जो बहुत लंबा संघर्ष शुरू हुआ था, तो इस संघर्ष को शुरू किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था
राजेंद्र प्रथम। क्या नाम था दोस्तों? राजेंद्र प्रथम नाम था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजेंद्र प्रथम की। तो दोस्तों ये चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। उसने अपनी महान विजयों के द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार करके उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया था और इसे गंगईकोंड की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो अल बरूनी के द्वारा जो रचना की गई थी उसका नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था दोस्तों? किताब उल हिंद। महमूद गजनबी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह मध्य अफगानिस्तान में गजनबी राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार करने के लिए जाना जाता है। महमूद गजनबी तुर्क मूल का था, याद रखिएगा, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। किसने? महमूद गजनबी ने। और इसका जो सिलसिला है वो 1001 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो जो कृष्णदेव राय था उसने पुर्तगालियों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। चलिए दोस्तों कृष्णदेव राय को डिस्कस कर लेते हैं। तो कृष्णदेव राय का जो समय था वो 1509 से 1529 ईस्वी तक था और तुलुप वंश के वीर नरसिंह का अनुज था। अनुज माने क्या? छोटा भाई होता है। ठीक है, 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। कौन? कृष्णदेव राय। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य और शक्ति का एक बहुत बड़ा स्थान बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि? तो इसे संगम राजवंश के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका आंसर है हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। यानी विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश जो है वो संगम राजवंश था। क्यों? क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जीत का शहर, और इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा माधव विद्यारण्य। यानी माधव विद्यारण्य जो थे वो एक प्रसिद्ध संत थे और उन्होंने ही मतलब उन्हीं के प्रभाव में आकर ही हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में किसने प्रचारित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रामानंद ने। किसने दोस्तों? रामानंद ने। तो ये थे आज के लेक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इनको नोट करिएगा या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए इसे और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।